ऐसी ही शख्सियत से जिन्होंने अपने मेहनत के दम पर अपना नाम तो रोशन खुद ही किया, लेकिन उनकी मेहनत और उनके हाथ के टेस्ट ने राजधानी भोपाल समेत पूरे राजधानी और मध्य प्रदेश के लोगों को उनके टेस्ट के दीवाना बना दिया। आज हमारे साथ मौजूद हैं सागर गहरे, जो कि भोपाल की बहुत ही फेमस फूड चेन है, उसके ओनर और फाउंडर डोलराज गहरे जी। डोलराज जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ये रहेगा कि आप साइकिल पर सूप बेचते थे, जैसा कि आपकी जो कहानी है वो सभी को मालूम है। आप साइकिल पर सूप बेचते थे, क्या एक मन में वो चीज़ आई कि आपने सोचा कि मुझे साइकिल पर सूप बेचना शुरू करना चाहिए, और कहाँ से इस जर्नी की शुरुआत हुई? मैं उस समय एमपी टूरिज्म में चतुर्श्रेणी कर्मचारी था। तो उस समय मेरे पास समय तो काफ़ी समय हुआ करता था। उसके बाद मैं यही सोचता था बिना लगानी के, थोड़े लगानी में बिजनेस कैसे करूं, ये अपने मन में प्लानिंग करता रहता था मैं। तो उस समय मेरे पास टाइम का मैंने सदुपयोग करा। टाइम मेरे 2 बजे छुट्टी हो जाती थी, उसके बाद मैं क्या करूं, तो मैंने ये पार्ट टाइम जॉब में ये साइकिल का मैं सूप बेचने का बिजनेस स्टार्ट करा। और शुरुआत में तो लोगों को अजीब लगता था, तो उस समय मैंने सेफ कैप और अपने सामने बोर्ड लगा के शॉप सप्लाई किया सूप। लोगों को शुरुआत में तो तकलीफ हुई, लेकिन बाद में धीरे धीरे लोगों के साथ फिर घुलना मिलना हुआ। लोगों के साथ मेरे टेस्ट के समझ में आया लोगों को, तो धीरे धीरे फिर मैं साइकिल से, मतलब 2003 से 2008 तक मैंने साइकिल में बेचा। तो सर, आपने बताया कि आपने साइकिल से इसकी शुरुआत की थी, तो आपके क्या माता या पिता भी इन चीज़ों में कुछ इन्वॉल्व थे, या फिर आपको खुद ही से ये ख्याल आया कि आपको सूप बेचना शुरू करना है, और भी कई अन्य चीज़ें आपने शुरू की थी? बेसिक मेरे माता पिताजी तो कृषक हैं जी। तो अभी भी किसान हैं जी। पिताजी तो नहीं रहे, लेकिन माताजी मेरे साथ में रहती हैं। मेरी वाइफ और सागर और मेरी बेटी एक सृजन है, वो साथ में छोटे छोटे हुआ करते थे उस समय। तो मैंने घर में ही बना के इसको बेचना स्टार्ट करा। और किसान के सपुत्र को किसानी के अलावा बिजनेस की तो बात सोच ही नहीं सकता था, लेकिन मैं भोपाल में जॉब करता था, लोगों के साथ उठना बैठना था, तो इस कारण से मेरा इस साइड बिजनेस में इन्वॉल्व हुआ। 2003 में आपने इसकी शुरुआत की थी, और जब काफ़ी हमने देखा था चलन था बिज़नेस का, लोग बिज़नेस में आना चाहते थे। आपने बताया आप एक किसान के पुत्र थे, तो आपके पिताजी भी कहीं ना कहीं चाहते होंगे कि आप खेती किसानी करें और बिज़नेस की तरफ ना जाएं, तो किस तरीके का सपोर्ट रहा उनका? अब मेरे पिताजी तो खेती किसानी करो, भैंसे पालो बोलते थे मेरे पिताजी तो, लेकिन उन्होंने फिर साथ में ये भी छूट दिया था, अपने मर्जी से जो करना है करो। मैं यहाँ जॉब करता ही था, ऐसे तो एमपी टूरिज्म में था उस समय में 2003 में। तो मैं जॉब के साथ ये बिजनेस को पार्ट टाइम समझ के करता था उस समय, और काफ़ी मेहनत करना पड़ा मुझे। मेहनत सर किस तरीके की? क्योंकि बिजनेस में स्टार्ट करने में भी आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है, तो कहाँ से वो इन्वेस्टमेंट आया? बिजनेस में और जॉब में फ़र्क है। अब बिजनेस अपने बलबूते में सब कुछ करना होता है। जॉब में 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद रिलैक्स होता है, हफ्ते में छुट्टी मिलती है, इसमें कोई छुट्टी भी नहीं होती, और सारा मैनेजमेंट अपने आप को व्यवस्थित करना पड़ता है। तो कितनी इन्वेस्टमेंट लगी सर शुरू में? मतलब मेरा तो ऐसे तो मैंने शुरुआत तो मेरा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है जी। अब एक केतली मैंने लिया था, और लगभग मेरी तो स्टार्ट 50 रुपये से स्टार्ट है। 2003 में पहला दिन का स्टार्ट मेरा 50 रुपये से। उसके बाद मैं उसी से करता गया। 2008 में मैंने 10 नंबर में एक दुकान खरीदी, जो स्टेट बैंक के सहयोग से रवीना टंडन मैडम हुआ करते थे, वहाँ के मैनेजर। अच्छा। वो मेरे यहाँ सूप पीने आया करते थे दिल्ली। अच्छा। तो उन्होंने मदद करी थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद मैंने बैंक के लोन के माध्यम से 10 नंबर की पहली दुकान खरीदी, जो आज भी है। हाँ, तो 10 नंबर वाली दुकान हमने देखा है, वो सबसे फेमस आउटलेट है, सबसे पुराना टेस्ट है। सर, सबसे खास बात ये कि आपने बताया कि आपने लोन से इसकी शुरुआत करी, तो हमने देखा है कि जब हम ऐसे बिजनेस में जाते हैं, कोई नया कॉम्पिटिटर आता है मार्केट में, तो काफ़ी सामाजिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आर्थिक परेशानियों का। तो शुरू में आपको किस तरीके की परेशानियाँ गई हैं, सामाजिक या आर्थिक? देखिए, वो बड़ा रेस्टोरेंट आज जो हमारा है, इतना बड़ा बनाने की तो उस समय मेरी हैसियत नहीं थी। अब उसके लिए तो बहुत संघर्ष करना ही पड़ा, क्योंकि आर्थिक का भी था, उसके बाद बच्चों का पढ़ाई था,
और घर परिवार के खर्चे भी चलाने थे। जी। वो बहुत सारे चीज़ों को मैनेजमेंट करना पड़ा मुझे। उसके बाद आज आज आसान है। आज आसान है। आज आसान है। उस समय पहली सीढ़ी चढ़ना कठिन काम है। जी। पहली सीढ़ी के बाद तो दूसरी सीढ़ी ऑटोमेटिकली चढ़ना रास्ता बन जाता है। वैसे अब मैं बिजनेस करूं, कहीं दूसरे बिजनेस में स्टार्ट भी करूं तो अब आसान है मुझे। अब उस समय मुझे मेरा रिटर्न फाइल नहीं था, लोन कैसे लेते वो ही नहीं पता मुझे। अब बिजनेस के लिए कहाँ कहाँ से लाइसेंस लेने वो भी नहीं पता था। शुरुआत के दिन तो संघर्षशील होते ही हैं जी। और संघर्ष भी करा हमने। पर आगे जाके आपको उसका बहुत फल मिला। जी सर, आपने शुरू में सूप से शुरुआत की थी, फिर आपने सैंडविच भी बेचना शुरू करा, बिरयानी भी बेचना शुरू की, लेकिन एक खास बात इसमें ये है कि जो पहले दिन टेस्ट था आज के दिन भी वही टेस्ट है। तो ऐसी क्या चीज़ है जो कि क्वालिटी और टेस्ट इतना मेंटेन रहता है? मैं आपके दो चीज़ क्वेश्चन करा आपने, मैं दोनों का जवाब दूंगा। जी। एक तो मैंने सूप का स्टार्ट इसलिए करा कि लोग भोपाल में लोग चाय ज़्यादा पीते हैं। हाँ। तो मैंने सोचा कि चाय की जगह लोगों को मैं सूप दूंगा तो अल्टरनेट हो जाएगा। जी। तो लोगों को पसंद भी आया वो चीज़। तो मैं ये भी बोलता था माउथ प्रचार के माध्यम से, ये चाय की जगह आप सूप पीजिए। जी। मैं एक टाइम सभी दुकानों में सूप दिया करता था, तो लोगों को पसंद भी आया। पहले मैं लोगों के पास जाता था, बाद में लोग मेरे पास आने लग गए। खास इंग्रेडिएंट्स आप ऐसे क्या डालते हैं कि छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सब आपके हाथ के टेस्ट के दीवाने हैं? एक तो चीज़ों की पहचान होनी चाहिए। जी। तो कौन सा सब्जी डालने से या कौन सा मसाला डालने से सही है गलत है वो अपने को परख होनी चाहिए। वो परख तो अपने अंदर होनी चाहिए। और सही मात्रा में डालने से, कोई ज़्यादा डालने से भी नहीं होता, कम डालने से भी नहीं होता, मात्रा सही डालने से सही होता। टेस्ट को हमेशा बरकरार रहती है। जैसे हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है, इसलिए 2003 से लेके आज तक एक ही टेस्ट है। सर, क्वालिटी कैसे मेंटेन कर रहे हैं? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि कभी भी ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि सागर गहरे में ये गंदगी पकड़ाई है। पूरा टेस्ट जो क्वालिटी है वो मेंटेन रही है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और ये फूड का मामला है तो हाइजीनिक और साफ़ सुथरा तो होना ही चाहिए, साथ में टेस्ट भी होने चाहिए। तीनों चीज़ का कंप्रोमाइज़ कहीं नहीं करते हैं उस चीज़ को। और साफ़ सफाई के लिए सबके सिस्टम में बनाया हुआ है कि देश की सफाई वाला सफाई करता है, खाना बनाने वाला खाना बनाता है, परचेज वाला परचेज करता है। एक सिस्टम बनाया हुआ है हमने, उस कारण से एक हमारा टेस्ट हमेशा एक सा रहता है। जी सर, आपने बताया कि आपने 2003 में इसकी शुरुआत की थी और फैमिली भी जब आपकी थी, बच्चे भी आपके काफ़ी छोटे रहे होंगे, तो एक इतने बड़े बिजनेस को इस्टेब्लिश करना और साथ में फैमिली टाइम को भी मैनेज करके चलना, तो किस तरीके से? क्योंकि आपने बोला कि बहुत मेहनत के दिन थे, लेकिन फिर बच्चों को भी समय देना है, वाइफ को भी समय देना है, तो किस तरीके से मैनेजमेंट किया आपने? उस समय एक रूटीन बना लिया था, सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ना है, टिफिन बनाना है, घर फिर उसके बाद ड्यूटी जाना है, ड्यूटी से आने के बाद मुझे अपना काम करना है। अब लगभग मैंने 2011 तक मैंने बच्चों से ज़्यादा अपने बिजनेस को टाइम दिया है। 2015 के बाद ही लगभग मैंने उसको मतलब कि और ज़्यादा अपने लिए टाइम देना शुरू करा। नहीं तो अपने से ज़्यादा मैं बिजनेस को टाइम देता था। तो एक तरफा तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से दोनों हाथ में लड्डू तो नहीं हो सकते। सही बात। इसलिए कहीं ना कहीं तो त्यागी होना पड़ेगा। तो अब आपका जो बिजनेस है वो आपके बच्चे संभाल रहे हैं या पूरी तरीके से आप ही उसको हैंडल कर रहे हैं? अब बेटा देखता है लगभग, मैं तो ऊपर ऊपर देखता हूँ। जी सर, मैं ये कह रही थी कि 15 से 20 आउटलेट्स हैं आपके शायद भोपाल में, लेकिन हमने देखा है कि प्रॉपर मैनेजमेंट रहता है हर आउटलेट पे, एम्प्लॉय जो है वो भी प्रॉपरली मैनेज रहता है। किसी भी सागर गहरे पे चले जाएं, अशोका गार्डन चले जाएं या कोलार चले जाएं, सभी जगह सेम टेस्ट, सेम व्यवहार एम्प्लॉयज़ का, सब मैनेज्ड। कैसे आप हैंडल करते हैं इतने बड़े एंटरप्रेन्योर होकर इतने बड़े बिजनेस को? हम पहली बात तो जब भी हमारे यहाँ नया एम्प्लॉय आता है तो हम यहाँ ट्रेनिंग करवाते हैं। अच्छा। और एक सिस्टम बनाया हुआ है, उसको सिस्टम से बाहर नहीं जाना है। और उसी सिस्टम में रहते तो मैं मैनेज हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं है मैनेज करना। और यहाँ पे लगभग जब भी हम दूसरे आउटलेट में भेजते हैं तो यहाँ दो महीने 3 महीने ट्रेनिंग करवाते हैं यहाँ पे। सर, अगर टर्नओवर की बात करें हम, बिज़नेस टर्नओवर की, तो कैसा टर्नओवर रहता है? मतलब साल भर का कितने फ़ायदा हो जाता है? क्योंकि हमें लगता तो नहीं है जिस तरीके से सागर गहरे की डिमांड है सभी के बीच में कोई घाटा होता होगा। नहीं, घाटा तो नहीं है, लेकिन अब जिस हिसाब का रेट है हमारा,
और क्वालिटी को मेंटेनेंस करने के लिए ज़्यादा मुनाफा भी नहीं होता है। अब ये लोग तो क्या पता नहीं क्या कैसे क्या बात करते हैं, बहुत कमाई है, लेकिन अब क्वालिटी और रेट की बात करें तो हमारे रेट भी कम है, इसलिए हमारी कमाई भी कम है, क्वांटिटी अच्छी देते हैं, तो इस कारण से ज़्यादा मुनाफा नहीं है। सर जैसे बच्चे आपके आउटलेट पे आते हैं तो बच्चे डिमांड करते हैं पिज़्ज़ा की, बड़े लोग आपके आउटलेट पे आते हैं वो छोले कुलचे की डिमांड करते हैं, सबकी अपनी एक स्पेशलिटी है आपके आउटलेट पे। जैसे साउथ इंडियन है, जी जी जी, साउथ इंडियन है जी। अपने अपने एज के हिसाब से लोग चॉइस करते हैं, तो सब बहुत सारी वैरायटी है हमारे पास। साउथ इंडियन है, पास्ता पिज़्ज़ा है, डोसा है, सैंडविच है, और छोले कुलचे अपने अपने एज के हिसाब से लोग ऑर्डर करते हैं। जी सर, बहुत से रेस्टोरेंट्स हैं कंपटीशन में, अब तो आपने काफ़ी इस्टेब्लिश कर लिया है खुद को, लेकिन ऐसी भी कई जगहें हैं जो कि इतनी वैरायटीज़ रखकर इतना फल फूल नहीं पाती अपने बिजनेस में। आप कैसे मेंटेन कर रहे हो, क्योंकि सागर गहरे का हर जो आइटम है वो सभी का फेवरेट रहा है, तो कैसे आप मेंटेन करते हैं उस लेगेसी को? उस चीज़ के लिए तो हमारी एक पॉलिसी है। अब हमने एक सिस्टम में काम करा हुआ है, हमारा जो किचन का स्टाफ है उसको अलग से व्यवस्था होता है। आज खाइए या 5 साल बाद खाइए, वही टेस्ट मिलेगा। जी सर, इंग्रेडिएंट्स की अगर हम बात करें, खैर आप शेयर तो नहीं करेंगे हमसे, लेकिन छोले कुलचे और सैंडविच खास आपकी बिल्कुल खासियत है, तो क्या ऐसी चीज़ें आप उसमें सारे डालते मसाले हैं? हम खड़े मसाले लेके खुद को कुटवाते हैं। जी मसाले के करत तो कोई हमारे मसाले में, क्योंकि बाहर का मसाले मिलाने में मिलावट की भी संभावना ज़्यादा हो सकती है, इसलिए जितने भी मसाले हम खुद कुटवाते हैं, सारे खड़े मसाले लेते हैं और अपने हिसाब से ही कुटवाते हैं उसको। अच्छा सर, आप खुद ही पूरे मसाले तैयार करते हैं, सबसे खास बात आपकी यही है जी। तो सर वो मसाले क्या भोपाल से या फिर कहीं बाहर से आप लोग बुलवाते भोपाल हैं? से लेते हैं लगभग सारे मसाले, कुछ दिल्ली से भी लेते हैं। अच्छा सर, आपने 15 से 20 आउटलेट्स भोपाल में खोल लिए हैं, कई फ्रेंचाइजीज भी हैं। इंदौर है, जबलपुर है, छतरपुर है, सागर अभी नहीं खुल रहा है। हाँ हाँ तो भोपाल से बाहर भी जा ही रहे हैं। जी। जैसे अभी मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता की प्लानिंग है हमारी। तो मतलब आपका फुल बिजनेस एक्सपैंड करने का मूड है इंडिया में? जी। एक हमारी गोविंदपुर में फैक्ट्री बन रही है मसाले की। फैक्ट्री बन रही है, तो सर कुछ पैकेज फूड आइटम्स भी क्या अगर आप आगे निकालने अभी का उस बारे में सोच तो रहे अभी प्लानिंग तो है, लेकिन अब इंडिया में लगभग 1000 आउटलेट हो जाए उसके बाद देखेंगे। 1000 आउटलेट खोलने का आपका लक्ष्य है? तो कितने, मतलब अभी भोपाल में या कितने आउटलेट्स हो गए हैं आपके? भोपाल में 17 है। 17 आउटलेट्स हैं, और बाकी छतरपुर है, सागर है, अब खुलने के लिए अभी लगभग अभी इंदौर में है। और अभी तो खुलने के लिए 11 आउटलेट पाइपलाइन में है हमारे। पाइपलाइन में। बहुत सही, अच्छी बात है सर ये। सर एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने बोला कि आपके पिताजी ने तो आपको कहा था कि आप आगे बढ़िए, बिज़नेस आगे बढ़ाइए, लेकिन अभी फैमिली का कैसा सपोर्ट है? क्योंकि हम देख रहे हैं इतना बड़ा इस्टेब्लिश बिज़नेस है, कई चीज़ों से आपको डील करना पड़ता है, कॉम्पिटिटर्स हैं, तो आप कैसे, मतलब आप सरलता से हमने देखा है कैसे डील करते हैं? फैमिली में तो अब मेरा एक ही बेटा है, बेटी है, बेटी के लाइन दूसरा है, अब बेटा संभालता है ये बिजनेस को। अब सारा बिजनेस अब वो ये डिग्री करने के आने के बाद ये सारा कुछ यही देखता है। इसके आने के बाद फ्रेंचाइजी मॉडल को मुझे आसान हुआ आगे बढ़ाने के लिए। अब मेरे एजुकेशन के हिसाब से तो मैं इतना फैलाया नहीं कर सकता था, और बेटा का भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें आगे बढ़ाने के लिए। जो बेटा है सागर गहरे, उसी के नाम से मैंने रखा है सागर गहरे। तो जी सर, ऐसा कोई वाक़या आपके शुरुआती दिनों का जो आपको काफ़ी याद रहा हो, किसी ने आपको कुछ ऐसी चीज़ बोली हो कि आप बहुत आगे जाएंगे, जैसे आपने बताया कि उन्होंने आपको लोन लिया था जो मैम वहाँ पर थी, तो कोई ऐसा वाक़या खास या मज़ेदार वाक़या जो आप लोगों से शेयर करना चाहें? एक तो मुझे जब मैं MP टूरिज्म में था, जी। सुदीप सिंह थे IAS अधिकारी। अच्छा। तो मैं उस समय मैं कुछ बोल रहा था रेगुलर के वो करने के लिए, कुछ तो बोले तुम्हारा बिजनेस माइंड है। उन्होंने मुझे एक तो बहुत बड़ा प्रोत्साहन किया। उसके बाद दूसरा 10 नंबर में हमारे आशा कलेक्शन वाले हैं। उन्होंने जब जगह नहीं थी तो बहुत बड़ा सपोर्ट था उनका। और तीसरे में बैंक, रवीना टंडन करके थी बैंक की मैनेजर, शायद मुंबई से रिटायरमेंट हो गई शायद अभी तो उनका भी मुझे पहली सीढ़ी चढ़ाने में उनका बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि उन्होंने जब मेरे यहाँ तो कोई वो नहीं थी, मैं कोई रिलेशन में भी नहीं थी, अब वो वहाँ मेरे यहाँ आना कस्टमर थी, सूप पीने आती थी, उनको पसंद आया तो वो उन्होंने बोला भाई हमारे यहाँ बैंक में खाता खोल लो, तुम्हें वो दुकान खरीदना है तो लोन वोन का व्यवस्था करो। तो उनका वो एक रोल था।
उसके बाद फिर एक बार सीखने के बाद तो आदमी ऑटोमेटिक चढ़ता जाता जी है। जी जी। आप साइकिल पर सूप बेचने निकलते थे, कोई खास वाकया से जुड़ा हुआ हो? लोग मेरे रिश्तेदार थे, जब मैं गवर्नमेंट एमपी टूरिज्म में था तो बोले जो गवर्नमेंट जॉब छोड़ के ये पागल है आदमी, तो बोले इस टाइप का कर रहा है, शर्म आती है हमें रिश्तेदार कहने में। कुछ लोग तो ऐसे भी कहते थे। अच्छा। वो तो उसको क्या है कि अब हाथी का काम है, चलते रहना, कुत्ते के काम में भौंकते रहना। सही बात है सर। आप एक बहुत बड़ी, मैं कह सकती हूँ, आइकॉन है आज के यूथ के लिए, क्योंकि आप भी जब युवा ही रहे होंगे, आपने अपना बिजनेस शुरू किया होगा। आज का युवा एंटरप्रेन्योर की तरफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आप क्या एक मैसेज उनको देना चाहेंगे? क्योंकि आजकल युवा एंटरप्रेन्योर बिजनेस में ज़्यादा माइंड दे रहा है, मध्य प्रदेश सरकार भी उनको काफ़ी हेल्प आउट कर रही है, उनको पैसे दे रही है बिजनेस के लिए। क्या एक खास मैसेज? मैं आज के यंग जनरेशन को ये मैसेज देना चाहूँगा इसके माध्यम से। एक तो युवा लोग शॉर्टकट जाने के प्रयास करते हैं, शॉर्टकट न जाए, लॉन्ग कट में ही जाए जी। और आगे आगे बहुत बड़ा टारगेट देखने के बाद डरना नहीं है। बार बार प्रयास करेंगे तो एक दिन न एक दिन वो सफलता हासिल हो ही जाएगी। मैं इसके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा। और जल्दबाजी ना करें, धैर्यता रखें, शांति सुकून से बिजनेस की प्लान करें, सोच समझ के करें। बिजनेस माइंडेड है आज का युवा, तो टिप्स की अगर हम बात करें जो कि आपने शुरुआती दिनों में अपने अपनाई है, क्योंकि आपने जैसा कि बताया आजकल के युवा शॉर्टकट अपनाते हैं, चाहे पढ़ाई हो या कोई अन्य काम हो, तो ऐसे कुछ टिप्स जो आप बताना चाहें? क्योंकि हम देखते हैं कि युवा आजकल बिज़नेस तो माइंडेड हो ही रहे हैं, लेकिन फादर्स के बिज़नेस को वो गेन करते हैं और फिर वो उसको आगे लेके जाना भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पुश्तैनी बिजनेस अगर कोई उनके पास है तो वो किस तरीके से आगे लेके जाएं उनको? देखिए, एक तो पुश्तैनी में तो घर में रहन सहन कैसा है उसमें डिपेंड करता है, और उनकी चॉइस क्या है, फिर चॉइस पे भी डिपेंड करता है। हम ज़बरदस्ती थोपे भी तो कोई ज़बरदस्ती नहीं हो सकता उस चीज़ को। मुझे पसंद नहीं है तो मैं उस चीज़ को नहीं करूँगा। मैं जो अपने उनके बच्चों के माता पिता से मैं यही कहूँगा, बच्चों को ज़बरदस्ती ना करें, लेकिन बच्चों को भी ध्यानपूर्वक और शॉर्टकट न जाके बहुत बड़ा पेड़ देखने के बाद मैं इसमें चढ़ नहीं सकता नहीं कहने चाहिए। प्रयास करेंगे तो एक दिन पक्के अवश्य चढ़ेंगे उसमें। जब आप अपने बेटे के साथ बैठते होंगे तो आप बातचीत करते होंगे, आप लोग भी बिजनेस को लेकर कई चीज़ों पर बातचीत करते होंगे, तो क्या ऐसी खास चीज़ें हैं जो आप उनको आगे के लिए टिप्स देते हैं कि उनको किस तरीके से इस सागर गहरे को और एक बड़ा ब्रांड बनाना है? अब उसने तो मेरा भूतकाल भी देखा है, वर्तमान भी देखा है, इसलिए उसको तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती सागर जी को तो। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो आज का ये यंग है, मैंने कहीं देखा है, जैसे विशेषकर समय का सदुपयोग करना सीखे बच्चे। समय का सदुपयोग, जैसे मोबाइल की बात करें तो दिन भर काम का टाइम है, टैक्सी जमा करने का टाइम है, मोबाइल में टाइम गया, वो लेट हो गए, अगले दिन एक दिन लेट हो गए, तो जैसे उदाहरण ही बता रहा हूँ मैं तो पेनल्टी लगना वो बिजनेस का घाटा है। सही बात। तो समय का सदुपयोग सही जगह करें तो बिजनेस ऑटोमेटिक बिजनेस है। सबसे बड़ा बलवान समय है। टाइम मैनेजमेंट की आपने बात करी, तो आपने किस तरीके से शुरुआती दिनों में टाइम मैनेजमेंट किया? क्योंकि आपने बताया कि एक छोटा सा टाइम इधर उधर हो गया तो बिज़नेस में घाटा हो सकता है और भी बड़ी चीज़ें हो सकती हैं, तो आप इस उम्र में भी अभी कैसे टाइम मैनेज करके चलते हैं? अब तो मेरे पहले दो हाथ थे, अभी तो 10 हाथ है मेरे, तो उस हिसाब से भी मुझे आसानी है काम करने में। लेकिन अपने टाइम टेबल को मैं फिक्स करता हूँ। मुझे 5 बजे कहीं जाना है तो मैं 5 बजे वहाँ पहुँचता हूँ और टाइमिंग का पंक्चुअल रहता हूँ। तो बच्चों को भी यही संदेश देना चाहूँगा कि मैं टाइम को बचाए। सबसे बड़ा धन टाइम है। जिसने टाइम का कदर करा वो बिजनेसमैन बन सकता है। टाइम की कदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंटरप्रेन्योर्स भी नए आ रहे हैं, आपके लिए भी काफ़ी कंपटीशन है मार्केट में, कई चीज़ें ऐसी चलती हैं, बहुत सी मतलब सामाजिक चीज़ें होती हैं जो कहीं ना कहीं में पीछे खींचने की कोशिश करती है, लेकिन आप, हमने देखा है, उठकर आगे आए हैं इतनी चीज़ों के बावजूद भी। कैसे सर, मतलब कैसे आपने टाइम और सामाजिक जो हम कैसे गतिविधियों को मैनेज करके आगे आए हैं आप? अब मैं साथ में बिजनेस के साथ मैं नेपाली समाज से भी बिलोंग करता हूँ।
तो एक हमारा यहाँ पशुपतिनाथ गोविंदपुरा जी जी। नेपाली समाज है, उसका भी मैं अध्यक्ष रहा हूँ। हम्म तो देखिए सबको व्यवस्था टाइमिंग के मिलाना पड़ता है, तो समाज, बिजनेस, परिवार सबको मैच संभाल के चलना पड़ता है। तो आगे भी आगे बढ़ने के लिए सभी को मैनेजमेंट का तरीका आना चाहिए। जी। आपने बताया कि आप पशुपति समाज से जुड़े हुए हैं। पशुपतिनाथ नेपाली समाज। जी, नेपाली समाज, उनका मंदिर भी है यहाँ गोविंदपुरा पर। में। जी। कैसे आप समाज सेवा को टाइम निकालते हैं? क्योंकि हमने देखा है यूजुअली कि लोग जो हैं समाज सेवा में समय देना तो पसंद करते हैं, लेकिन उनके पास उस तरीके का वक्त नहीं होता। तो क्या आप भी समाज सेवा में इन्वॉल्व हैं और आप किस तरीके से समाज सेवा करना पसंद करते हैं? देखिए समाज सेवा तो अब अपने अपने तरीके अलग अलग हैं। कोई पैसे दे के करता है, कुछ इन्वॉल्व होके करते हैं, कोई मैनेजमेंट के करके करते हैं। अब वो अपने अपने तरीके हैं, वो तो कैसे करना है। और सारी जगह देखिए उसको कराना आना चाहिए। सारी चीज़ें तो मैं नहीं कर सकता। 22 होटलों में मैं 22 जगह तो नहीं पहुंच सकता। मैनेजमेंट से ही चलता है। तो मैनेजमेंट का एक सिस्टम है, उस सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। सर, एक एंटरप्रेन्योर हैं आप, आपने इतना बड़ा बिजनेस इस्टेब्लिश किया है, साथ ही आपने एक और बहुत फ़ायदेमंद चीज़ यहाँ पर है कि आपने रोज़गार दिया है यहाँ पर लोगों को। रोज़गार की एक बड़ी सुविधा आपने कई आउटलेट्स में खोली है। तो किस तरीके से आप मतलब चाहते हैं क्या कि आगे आने वाले समय में और भी रोज़गार की जो है वो संभावनाएँ बने इस फूड सेक्टर में? देखिए इस सेक्टर में तो अपार संभावना है रोज़गार के, और स्टाफ को के लिए तो अच्छा है। आगे जाके जब इसमें जो लगनशील मेहनत से काम करता है उसके लिए तो आगे बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। सर, हमने देखा है कि जब एक इंसान एक ऊंचाई पर पहुंच जाता है, कहीं ना कहीं उसमें एक अकड़ आ जाती है, और लोग जब ऊंचे पद पर पहुंच जाते हैं तो वो छोटे लोगों से बातचीत करना छोड़ देते हैं, हमसे ठीक से बात नहीं करते। हम आपको देख रहे हैं, आप इतने सौम्य और सरल वे में यहाँ पर बैठे हुए हैं। किस तरीके से आप अपना ये जो व्यवहार है आप मेंटेन करते हैं? क्योंकि यही आपकी बिज़नेस की सबसे बड़ी खासियत होगी शायद। ये अच्छा क्वेश्चन करा आपने। मुझे कुछ लोग कहते हैं भी आप काउंटर में क्यों बैठते हो, लोगों से क्यों मिलते हो? ऐसा नहीं, जब तक मैं लोगों से नहीं मिलूंगा, सादा जीवन उच्च विचार, ये होने चाहिए मनुष्य के जीवन में। हमेशा सरल रहो, खुश रहो वाला रोल है मेरा। तो लोगों को पैसे आने के बाद घमंड आ जाता है, रुतवा है, लेकिन ऐसा नहीं होनी चाहिए। लोगों के अपनी कमाई से 20% मदद भी करनी चाहिए, समाज सेवा में भी लगानी चाहिए। हमेशा सरल ही रहने चाहिए, लोगों को भी यही रहने चाहिए। मैं अपने बच्चे को भी यही कहता हूँ, सादा जीवन उच्च विचार। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सागर गैरे के ओनर एंड फाउंडर डोलराज गैरे जी, जिनसे हमने बातचीत करी, और बातचीत में उन्होंने बताया कि किस तरीके से आने वाली पीढ़ी को टाइम मैनेजमेंट करना है, शॉर्टकट नहीं लेना है, और सादा जीवन उच्च विचार के साथ ही अपने जीवन को आगे लेकर जाना है, और ऐसे में आप बड़ी ऊंचाइयों पर पहुँच सकते हैं। सोशल सितारे में अगले हफ्ते आपको ऐसी ही शख्सियतों से हम लोग मिलवाएंगे, और भी आगे बातचीत हम जारी रखेंगे। कैमरामैन खेमचंद के साथ अमृतांशी जोशी, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, भोपाल।